नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया। हम बात करेंगे देश में होने वाले चुनावों की, मुद्दों की, समीकरणों की, मतदाता की, नेता की, पार्टी की और उसके निर्वाचन क्षेत्र और उससे जुड़ी राजनीति की। आज इस लोकसभा चुनाव के हम लगभग 2 महीने के आसपास दूरी पर खड़े हैं और हम चुनाव इंडिया की एक खास सीरीज लोकसभा चुनाव पर शुरू करने जा रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसमें देश के खास जाने-माने पत्रकार, चुनाव विश्लेषक, आप सभी का स्वागत है। जय मुरुग हैं हमारे साथ। जय जाने-माने चुनाव विश्लेषक हैं। वीरेंद्र चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत है, वीरेंद्र जी और जय जी। नमस्कार तरित जी, नमस्कार दर्शकों, आप सबको। हम तीन एक ऐसे शो लाने जा रहे हैं जो अपने तरह का अनोखा होगा, सटीक होगा और आपके सारे सवालों का जवाब होगा। हमारे साथ हमारे मित्र तरित जी ने सही कहा है, जय देश के जाने माने ऐसे विश्लेषक हैं और उनका ट्रेनिंग ही आईआईटी बॉम्बे से हुआ है। आप अंदाज लगा सकते हैं, जो गणित जानेगा वही बताएगा कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। तरित जी वर्षों से बिल्कुल बारीकी से भारतीय पत्रकारिता, भारतीय राजनीति को देखते रहे हैं, समझते रहे हैं। वो भी पिरोएंगे हमारे कार्यक्रम में और मैं जितनी समझ है आपके साथ हमेशा साझा करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप लोग हर शुक्रवार हमारे विशेष कार्यक्रम चुनाव इंडिया में जुड़े। रहा आज की बात में 2 सवाल। क्या भाजपा करेगी 400 पार? दूसरा, क्या मोदी सरकार तीसरी बार मोदी सरकार? 2 हमारा मुख्य सवाल है और इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पूछते हैं अपने सेफोलॉजिस्ट जय से। जय, निश्चित रूप से भाजपा उन राज्यों पर विशेष ध्यान रखेगी जहां पर उनकी अपनी सरकारें हैं और वो 12 राज्य हैं। क्या अब की बार 12 राज्य भाजपा को 400 पार करने में कितना मददगार साबित होगा? देखिए, बहुत एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। एक तो जिन राज्यों में भाजपा ने पिछली बार जीत हासिल की, उसमें से कुछ राज्य ऐसे थे जहां पे लगभग 100% स्कोर किया है बीजेपी ने, जो अभी एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। यहां पे देखिए, बिहार में 2014 में 31 सीटें थी। जो ग्रीन बार है वो स्टेट की पूरी सीट कैपेसिटी, मतलब कितनी लोकसभा सीटें हैं उन राज्यों में। और जो बगल के बार है, एक ब्लू बार है और एक येलो बार है, वो दिखाता है कि उसमें से 14 में और 19 में बीजेपी ने कितनी जीती है। आप देखेंगे बिहार में 31 से लेके 49 तक गई, मतलब 40 से 1 कम। दिल्ली में दोनों चुनाव में 7 में 7, गुजरात में दोनों चुनाव में 14 और 19 में 26 की 26, हरियाणा पहला चुनाव 7, दूसरा 10, हिमाचल में दोनों 4-4, कर्नाटक में 17-26, मध्य प्रदेश में एक पहली बार 2014 में 2 सीटें कम, बाद में 1 सीट कम, उत्तराखंड में सारी की सारी। इसमें अब बीजेपी के सामने मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि अगर पिछली बार जो एनडीए को आई 353, उसको अगर 400 बनाना है तो पहले तो ये जो सेट है उसको मेंटेन करना है पूरी तरह। मतलब यहां पे आपको 100% स्ट्राइक रेट जो लगभग मिला है 100% के आसपास, वो आपको मेंटेन करना है। उससे भी बड़ा जो शायद एक डुएबल चैलेंज है, क्योंकि आप 100% के ऊपर तो नहीं जा सकते, 100% के ऊपर। तो आपका जो चैलेंज है कि पिछली बार जहां पे गेन्स हुए हैं, या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य है जहां पिछली बार आप 2014 के मुकाबले कम हुए हो, उन राज्यों में कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। और खासकर हमने वैसे 4 राज्य निकाले जब बीजेपी लगभग या तो सत्ता में है या तो प्रमुख विपक्ष बन के आ रही है। हम पहले नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश पर। 2014 में बीजेपी की थी 62, 71, 2 हमने मिलाई उनके एलाइज की तो हो गई 73। 19 में जाकर वो 62 से हुई 64।
अब ये जो मुद्दा है यहाँ पे बीजेपी का कि वो एक्चुअली अपनी टैली वापस कैसे बढ़ा सकती है, ये वापस टैली, यहाँ पे टैली में थोड़ा स्वैप हो गया 62 और 71 में। एक्चुअली पिछले चुनाव का 71 था, 19 में 62 है। ये जो बीजेपी का पूरा राम मंदिर के आसपास जो व्यू रचना हुई है बीजेपी की, उसमें उसके एलाइज का भी उन्होंने समर्थन लिया है। हम याद रखेंगे अब की बार उत्तर प्रदेश में उन्होंने न केवल अपना दल को साथ में रखा है, ओम प्रकाश राजभर के दल को साथ में रखा है, वो निषाद पार्टी को साथ में रखा है। मतलब बीजेपी हर तरफ से लामबंदी कर चुकी है कि जो उसका पहले का वोट शेयर 49% हुआ था 2019 का एज एनडीए, वो 50 पार करना ही चाहिए। उसी तरह से ओडिशा में पिछले चुनाव में 22, 14 में, 19 में आ गई 32% पे, लेकिन 21 में से 8 सीटें ही ली। तेलंगाना में 20% तक आई, 17 में से 4 सीटें ही ली। अब की बार विधानसभा में 15% है, बीजेपी की उम्मीद है ये कम से कम दुगना होकर 30% हो जाए, तो वो चैलेंज एरिया नंबर 2 है। तो ओडिशा, तेलंगाना, बंगाल, जहां पे विधानसभा चुनाव की भी शानदार जीत के बाद बहुत कड़ा मुकाबला दिया है तृणमूल कांग्रेस ने, और उत्तर प्रदेश जहां वो गठबंधन जोड़ती जा रही है, मुझे दिख रहा है कि ये मुख्य 4 राज्य हैं जहां पर बीजेपी कम से कम 60% या उसके करीब जाकर एक 20-22 सीट जोड़ने की कोशिश करेगी कुल में कुल। तड़ित, आपकी राय? हाँ तरित जी, आपसे मैं स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा। जय ने जैसा पूरा एक खाका बनाया है, बताया है, आप बिहार और उत्तर प्रदेश, क्या बिहार में एनडीए फिर से 39 सीट पाएगी? उसी प्रकार बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्या करेगी? वीरेंद्र जी बहुत धन्यवाद। बिहार और उत्तर प्रदेश हिंदी पट्टी के खास राज्य हैं और इन दोनों को मिला के 120 सीटें होती हैं। पिछली बार का आपने बताया अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है एनडीए का और खासतौर पर बीजेपी का। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की बात पहले करूं तो वहां तो चूंकि सब कुछ राममय हो गया है और जो अलायंस होना था सामने, वो मायावती बहन जी अभी तक पहले साफ साफ नहीं आ रही थी, चाह रही थी कि उनको प्रधानमंत्री का कर दिया जाए, वो नहीं दे पाए। अखिलेश और रालोद और कांग्रेस, इन तीनों का अलायंस होगा और चूंकि अब ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा और राममय होने के बाद मैं वहां बीजेपी को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ कि पिछली बार जो आंकड़ा घटा था 14 के मुकाबले 19 में, वो वापसी अपनी जगह पे करेगा और शायद ऐसा ना हो कि 73, 75, 78 या 80 तक भी बीजेपी का आंकड़ा छू ले। उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक क्लियरिटी है। बिहार की बात करें, बिहार में चूंकि पिछली बार चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू और बीजेपी का अलायंस था और उस अलायंस में दोनों पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, मिलकर 39 सीटों का। इस बार नीतीश फिर पाला बदल करके जा चुके हैं उसके बाद और आरजेडी के साथ उनकी सरकार राज्य में चल रही है और जैसा देखने में आ रहा है कि कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का एक गठबंधन सामने आ रहा है। बीजेपी प्रयास कर रही है नीतीश को अपनी तरफ लेने का, लेकिन अगर वो ऐसा होता तो शायद वो दोहराया जाता। अब स्थितियां वहां जातीय आधारित ज्यादा हो गई हैं, जातियों के आधार पे गठबंधन, जातियों के आधार पे सीमांचल का अलग समीकरण, सेंट्रल बिहार का अलग समीकरण, दक्षिण बिहार का अलग समीकरण। तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि वहां होता क्या। जी अब हम आते हैं जय, आपका जो एक्सक्लूसिव डेटा है। अब हम सीधे उत्तर से चलेंगे दक्षिण, और दक्षिण में 6 राज्यों में पांडिचेरी को जोड़ के 130 सीट बनता है, जिसमें भाजपा के पास है 29 सीट, 25 कर्नाटक, 4 तेलंगाना। लेकिन भाजपा तमिलनाडु में खाता नहीं खोलती है, भाजपा आंध्र प्रदेश में खाता तक नहीं खोल पाती है, केरला में सिर्फ 1 सीट पे रनर अप होती है, वो राजशेखरन है जहां से शशि थरूर जीतता है। सवाल यह है कि इन 85, 39, 1, 25, 20, 85 सीटों पर भाजपा करेगी क्या? कैसे होगी पार 400 के पार? नहीं, देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है भाजपा के लिए भी, लेकिन भाजपा ने एक चीज हमें माननी पड़ेगी, मेहनत कभी कम नहीं छोड़ी। आप देखिए तमिलनाडु में भाजपा अब
इतना बड़ा रिस्क ले रही है कि शायद अन्ना द्रमुक भी साथ ना हो तो भाजपा खुद का थर्ड फ्रंट खड़ा करने की कोशिश कर रही है। उस थर्ड फ्रंट में टीटीवी दिनाकरन है जो शशिकला से संबंधित हैं। उस थर्ड फ्रंट में शायद ओपीएस का फैक्शन हो सकता है, ओ पनीर सेल्वम जो एक अन्ना द्रमुक का फैक्शन है। उस थर्ड फ्रंट में बहुत से छोटे क्षेत्रीय नेता जिन्होंने 2014 में भाजपा का साथ दिया था, जैसे वेल्लोर से एसी षणमुगम है, पचुमुतु जो एक बड़े एजुकेशन बैरन है वहां पर। मतलब भाजपा जो बिल्कुल हिंदी में कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो भाजपा फुल जोर में है तमिलनाडु में अपना थर्ड फ्रंट का कुनबा बनाने के लिए। अब इसलिए हम अगर देखें कि भाजपा का टैली जो है 2014 में 2 था एज एनडीए, बीजेपी खुद एक नागरकोइल सीट जीती और जो उनका एलाय था पीएमके उन्होंने धर्मपुरी सीट जीती। 2019 में कोई सीट नहीं आई, लेकिन जब अन्ना द्रमुक उनकी सहायक थी, कोलिशन पार्टनर, सो इलेक्शन में अलायंस पार्टनर थी, उन्होंने थेनी जो एक लोकसभा है वो जीती। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, 2016 के बाद अन्नामलाई ने बहुत काम किया है तमिलनाडु में, उसका फल शायद कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा। एक पश्चिमी और दक्षिण तमिलनाडु में भाजपा की पैठ बनी है, वो स्वतंत्र रूप से सीट निकालेगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन भाजपा ने मेहनत पूरी की है। फॉर एग्जाम्पल नीलगिरीज जो एक लोकसभा है जो बीजेपी ने 1998 और 99 में जीती है, उस नीलगिरीज लोकसभा में बीजेपी ने अब जो उन्होंने तमिलनाडु से जो एक केंद्रीय मंत्री बना है एल मुरुगन, उनको बोला है कि आप नीलगिरीज में कार्यालय खोलिए, बूथ समितियां सशक्त कीजिए और नीलगिरीज में काम कीजिए। चुनाव का टिकट मिला नहीं मिला दूर की बात है, लेकिन वहां पे सशक्तिकरण तो बीजेपी ने शुरू कर दिया है। वैसे ही कोयम्बतूर में, रामनाथपुरम में, शिवगंगा में, ईरोड में, चेन्नई दक्षिण लोकसभा में बीजेपी ने अपना सशक्तिकरण शुरू कर दिया। बीजेपी ने थर्ड फ्रंट जैसा बनाकर अपने एलाइज को लाना शुरू कर दिया। 10 दिन पहले वहां पे एक फेमस फिल्म एक्टर विजयकांत की मौत हो गई, उनका खुद का छोटा सा क्षेत्रीय दल है डीएमडी के। मोदी जी ने बहुत प्रोफ्यूजली प्रेज किया है विजयकांत को। तो कहीं ना कहीं अगर अन्ना द्रमुक का साथ ना भी मिले तो अन्ना मलाई के सहारे है, और अभी राम के बाद जो लहर छोटी बहुत पैदा हुई है उसकी सहारे और एक थर्ड फ्रंट के सहारे बीजेपी ब्रेक थ्रू करना चाहती है तमिलनाडु में। वैसे ही केरल में बीजेपी ने ईसाई संगठनों के प्रति काफी नरम रवैया किया है। अगर शायद अप्रैल में मणिपुर की वायलेंस ना होती तो लगभग काफी ईसाई संगठन बीजेपी के करीब आ चुके थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि केरल में लव जिहाद का मुद्दा पहले ईसाई संगठनों ने उठाया था, चर्च ने उठाया था। तो वो उनका एक कन्वर्जेंस बन रहा है, लेकिन बीजेपी उसको कितना जोड़ पाएगी, कितना सस्टेन कर पाएगी उसके ऊपर है। पिछले लोकसभा चुनाव में लेकिन त्रिशूर, पट्टनमथिट्टा जहां पे सबरीमला श्राइन स्थित है, तिरुवनंतपुरम, हर जगह बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया था। तो बीजेपी अब चाहेगी कि राम की लहर में ईसाई संगठनों के मदद से एक ब्रेक थ्रू हो जाए, कम से कम 3 या 4 लोकसभाएं बीजेपी वहां निकाल ला जाए। वैसे ही आंध्र प्रदेश में बहुत कम लोगों ने नोटिस किया कि हमारी जो 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव हुआ, उसमें जितने भी बीजेपी के प्रोस्पेक्टिव एलाय हैं आंध्र प्रदेश से, सब उस प्राण प्रतिष्ठा में थे। चंद्रबाबू नायडू थे उस प्राण प्रतिष्ठा में, जनसेना पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो फिल्म एक्टर है पवन कल्याण, वो भी थे उस प्राण प्रतिष्ठा में। सबने बहुत इमोशनली वक्तव्य दिए उस प्राण प्रतिष्ठा में। वो तो कहीं कहीं चाहते कि बीजेपी उनके साथ जुड़ जाए, क्योंकि उनको वाईएसआरसीपी को एक बार फुल फाइट देनी है, फुल एंटी इनकम्बेंसी वोट लीवरेज कर। तो बिल्कुल आंध्र में भी कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू की उम्मीद रखती है बीजेपी, और वैसे ही कर्नाटक में गौड़ा को साथ ले लिया उन्होंने। जी जी बिल्कुल। एक आंकड़ा मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि 543 में 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, और 543 में से यदि दक्षिण के 130 राज्यों को हटा दें तो 413 में से बीजेपी को, अकेले बीजेपी को 274 सीटें मिली थी। और यदि 29 सीट को जोड़ते हैं तभी बीजेपी 300 पार हुई थी 2019 में। सवाल यह है
कि अब की बार भी भाजपा 400 पार करेगी या ना करेगी ये तो चुनाव बताएगा, लेकिन दक्षिण के राज्यों से कितने सीट आते हैं वो बड़ा ही निर्णायक साबित होगा। तरिक जी, अब हम आपके पास आएंगे। बिहार पिछले चुनाव में 40 में से 39, महाराष्ट्र 48 में से 41, अब की बार क्या होगा? जी बीएन जी, बिहार पे हम पीछे भी बात कर चुके। महाराष्ट्र पे खास तौर पे मैं बोलूंगा, महाराष्ट्र में गठबंधन एक रूप ले रहा है। बाकी राज्यों में इंडिया गठबंधन अभी तक कोई रूप नहीं ले पाया है। आज तक खबर आ रही है पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग लड़ रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम 2 सीटों से ज्यादा नहीं देंगे, उस पर लड़ाई चल रही है। बिहार में नीतीश और कांग्रेस का एक चल रहा है जो काफी दिनों से खबरें आ रही हैं कि वो शिफ्ट भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन लगभग रूप ले चुका है। वहां पर पीछे भी चूंकि हुई चीजें, तो उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार का गुट एक तरफ इकट्ठा हो गया है, दूसरी तरफ बीजेपी, शिंदे सेना, अजीत पवार का ग्रुप एक तरफ आ चुका है। थोड़ा बहुत प्रकाश जावड़ेकर को लेके जय ज्यादा बेहतर बताएंगे कि उनकी क्या स्थिति है। अगर वो भी कंडीशन आ जाता है तो वहां मैं मानूंगा कि बीजेपी को एक अच्छा चैलेंज जा सकता है। इंटरेस्टिंग चुनाव महाराष्ट्र का भी होगा। क्यों? क्योंकि देश में नंबर 2 का राज्य है जहां सबसे अधिक सीटें आती हैं। जय। यस, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र बहुत इंटरेस्टिंग स्थिति में। प्राण प्रतिष्ठा से पहले बहुत लोग मानते थे कि हाँ, एनडीए बीजेपी को 28-30 स्थान आ जाएंगे 48 में से, लेकिन बाकी में टफ चुनौती रहेगी। लेकिन जब हमने बात की लोगों से प्राण प्रतिष्ठा के बाद, इतना इमोशनल रिस्पॉन्स रहा है लोगों का। लोग कह रहे कि नहीं, अब अगर उद्धव ठाकरे भी उस तरफ अलग से रह गए तो भी बीजेपी 40 ले सकती है, मतलब एनडीए 40 ले सकता है 48 में से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को चैलेंज है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद शायद वो चैलेंज कम हुआ है, लेकिन एक बात ये भी रहेगी कि मुंबई शहर और उसके आसपास के इलाकों में एक जो लॉयल पुराना शिवसेना काडर वोट है वो शायद फिर भी सटा रहेगा उद्धव ठाकरे के साथ। तो एक ये बिल्कुल बीजेपी के लिए विचित्र स्थिति रहेगी कि पहली बार वो महाराष्ट्र के गांव में एनडीए के सहारे मजबूत रहेगी, लेकिन शहरों में जरा चैलेंज होगा। भूतकाल में विपरीत होता था 2014 से कि शहरों में मजबूत रहती थी, गांव में थोड़ी वीक रहती थी। अब थोड़ा उल्टा स्थिति हो जाएगी बीजेपी की। जी, आखिर में हम आपसे बात करेंगे नारों की। 2014 में भाजपा का नारा था अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन उसे बदल दिया गया। बदल के ये किया गया अब की बार मोदी सरकार। 2019 का नारा था मोदी है तो मुमकिन है। 2024 मोदी की गारंटी। अब उस गारंटी पे नारा बना है अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। वन लाइनर आंसर चाहिए अब दोनों से। क्या भाजपा 400 पार अब मोदी का तीसरी बार होने जा रहा है? जय, सबसे पहले आपसे। देखिए, एनडीए पिछली बार 353 था। अब हम जितने राज्यों की संभावना को देख रहे हैं वो जोड़ जोड़ के देखें, बहुत राज्यों में 100% पहुंच गया स्ट्राइक रेट। तो अब जोड़ जोड़ के समझो आप 25-30 भी जोड़ लो तो मैं एक मैक्सिमम ऑनेस्ट कैपेसिटी 380 की मान सकता हूं एनडीए की। तो मेरी तरफ से वो सबमिशन रहेगा, ऑनेस्ट मैक्सिमम कैपेसिटी। तारिक जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी को जिन राज्यों में अधिकतम सीटें मिल चुकी हैं, गुजरात, राजस्थान, वहां से तो अब आप अपेक्षा नहीं रख सकते। उत्तर प्रदेश से कुछ अपेक्षा रख सकते हैं, बंगाल से रख सकते हैं, महाराष्ट्र से रख सकते हैं, और खासतौर पे दक्षिण के राज्यों से। मोदी जी के दौरे लगातार हो ही रहे, तो देखते हैं अभी अगर कुछ वहां पर बीजेपी को स्कोप मिला तो जो 300, 350, 400, अब देखते हैं बीजेपी की प्लानिंग कैसी है। जी जी, तो आखिर में हम यही कहना चाहेंगे आप सबसे कि हमारा ये कार्यक्रम सबसे अलग होगा, सबसे सटीक होगा। और 400 पार भाजपा का नारा क्यों है, तीसरी बार मोदी सरकार क्यों है, इसके पीछे भी कहानी है। आज तक हाईएस्ट नंबर कांग्रेस को मिला था 415 1984 के चुनाव में। मोदी उसको पार करना चाहते हैं। तीसरी बार मोदी सरकार। आज तक स्वतंत्र भारत में एक ही बार
पंडित नेहरू लगातार 3 बार जीते थे। उस रिकॉर्ड को मोदी बराबर करना चाहते हैं। इंतजार कीजिए हमारे अगले सप्ताह के कार्यक्रम का, और आपको इसी तरह से हम ऐसे ऐसे आंकड़े बताएंगे कि आप जरूर सुन के खुश होंगे और अगले शो का इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।